हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं बिचौलिया किसान आंदोलन। जो कि किसान आंदोलन की शुरुआत बिचौलिया से ही हुई थी। अब बिचौलिया की देख के ही ये बेगू बूंदी किसान आंदोलन प्रेरित हुए थे और इनमें ही प्रेरणा जागी और फिर इन्होंने भी आंदोलन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले बिचौलियन किसान आंदोलन देखते हैं कि ऐसा है कि बिचौलिया किसान आंदोलन में है क्या। आइए देखो, ये किसान आंदोलन की एक फोटो है, इसमें सारे किसान खड़े ही हैं, ठीक है, बिचौलिया की। अब मेवाड़ रियासत में कम से कम 16 फर्स्ट श्रेणी के या प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। उसमें से एक बिचौलिया ठिकाना भी था। बिचौलिया ठिकाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके पूर्व में कोटा बूंदी, दक्षिण में ग्वालियर और पश्चिम में मेवाड़ रियासत आती थी और वर्तमान में ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। देखो, इसमें हम मेवाड़ रियासत में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। उनमें से एक बिचौलिया ठिकाना पूर्व में कोटा बूंदी, दक्षिण में ग्वालियर और पश्चिम में मेवाड़, जो वर्तमान राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बोजलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार, जो भरतपुर धौलपुर के बॉर्डर कह सकते हैं, यूपी राजस्थान का बॉर्डर और धौलपुर और भरतपुर के बीच में जंगनेर एक स्थान पड़ता है, जंगनेर से आए थे ये। कहां अशोक परमार कहां के थे? जंगनेर के ने की थी। इन्हें राव व शिवाई की उपाधियां मिली थी। 1527 में जब राणा सांगा ने खानवा का युद्ध किया तो अशोक परमार की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें ऊपर माल की जागीर दी, जिसे बिचौलिया क्षेत्र शामिल था। 1527 में राणा सांगा जब लड़ रहे थे खानवा के युद्ध में, तो उसमें आपके अशोक परमार जी जो जंगनेर से आए हुए थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लड़े थे और उनकी वीरता से प्रसन्न होकर ऊपर माल की जागीर दी, जिससे बिचौलिया क्षेत्र में शामिल था। ऊपरमाल का जो पठार है वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बहसरोड़गढ़ से लेके भीलवाड़ा जिले के बिचौलिया तक का क्षेत्र है। समझ में आई? ऊपरमाला की जो पठार है उसमें राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला है। राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें बहसरोड़गढ़ से लेके भीलवाड़ा के बिचौलिया तक का इसका क्षेत्र था, ऊपरमाल की पठार का। बिचौलिया में कम से कम 79 गांव होते थे। बिचौलिया ठिकाने में कम से कम 79 गांव थे। ऊपरमाल की पठार का प्राचीन नाम उत्तमाद्रि या उत्तम शिखर। यदि कोई बोले कि ऊपरमाला का पुराना नाम क्या है, तो उत्तमाद्रि और उत्तम शिखर। बिचौलिया क्षेत्र का प्राचीन नाम विंध्य या विजयवली, ये इंपॉर्टेंट है। बिचौलिया क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? विजयवली, क्योंकि यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। सामंत राव केशव दास ने अपनी जनता धाकड़ किसान की सहायता से मराठाओं को बिचौलिया से बाहर भगा दिया था। इसलिए धाकड़ किसान और सामंत के बीच में मधुर संबंध थे। यह संबंध गोविंद दास
के समय तक रहे। देखो, केशव दास जो सामंत थे, जब मराठा का युद्ध हो रहे थे बार बार राजस्थान में, तो राजस्थान में बार बार युद्ध होने के बावजूद मराठाओं से परेशान होके सामंत राव केशव दास ने, और वहां की जो जनता है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसान धाकड़ की थी, उन्होंने मराठाओं से लोहा लिया, मराठाओं के साथ युद्ध लड़ा और मराठाओं को हराकर अपनी उस युद्ध में छवि छोड़ी। और इसी वजह से उन किसानों को धाकड़ बोला जाता है। और धाकड़ किसान एकमात्र ऐसे किसान हैं जो कि सामंत के साथ थे। पहले सामंत के साथ खुश थे। जब तक सामंत कोई अत्याचार कोई कर नहीं लगा रहा, तो राजा महाराजा सामंत बढ़िया चल रहे। यही टाइम जो उन दोनों के मधुर संबंध रहे, वह गोविंद दास के समय तक रहे। जब सामंत गोविंद दास था, ये ना, जब तक इन दोनों के बीच में किसान धाकड़ से और केशव दास या सामंत के बीच में कोई भी सामंत आए बिजोलिया में, तो बिजोलिया में कोई भी सामंत आए, उसमें से धाकड़ किसान और सामंत के बीच में बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। 1984 में गोविंद दास का निधन होता है। यहां से ट्विस्ट होता है कि जब 1894 को 1894 में गोविंद दास का जब निधन होता है, तब बिचौलिया के नए सामंत कृष्ण सिंह बनते हैं। जब 1894 में गोविंद दास का निधन होता है, तब बिजौलिया के नए सामंत कृष्ण सिंह बनते हैं। अब कृष्ण जी के जो सामंत है, कृष्ण जी, इन्हीं के टाइम में सब कुछ आंदोलन हुए, किसान आंदोलन। इसमें लिखा भी है, कृष्ण जी के समय में ही बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस समय मेवाड़ के राजा फतेह सिंह थे। कौन थे? महाराजा फतेह सिंह। बिचौलिया किसान आंदोलन के जो मुख्य कारक थे, वो इस समय उसमें किसानों को कम से कम 84 प्रकार के कर थे। और पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जहां राजा रिहा करता है, जिस राज्य में राजा रिहा करता है, तो ज्यादातर उस राज्य की जमीन राजा के पास होती थी। और राजा जगह जगह अपने ठिकाने बना के जो किसानों और राजा के बीच में रहे, किसानों से पैसे ले कर के रूप में और कर के रूप में लेके राजा को दे, वह जो बीच में था वो सामंत था। लेकिन सामंत ने क्या करा कि 84 प्रकार के कर बढ़ा दिए। और ऊपर से जो राजा था, राजा ज्यादातर सामंत के साथ होते थे, क्योंकि भाई वो तो टैक्स दे रहे, भाई उनको तो पैसे से मतलब। तो सामंत ने क्या करा, कृष्ण सिंह ने क्या किया कि भू राजस्व में वृद्धि कर दी। पहले के समय में ऐसा होता था कि किसानों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी, वह राजा या सामंत से किराए पर लिया करते थे और फसल उत्पादन किया करते थे। सॉरी। तो वह सामंत से किराए पर जमीन लिया करते थे, तो उस किराए
पर जो जमीन ले रहे हैं उसको बोलते राजस्व, किराए। तो वो उस जमीन का किराया बढ़ा दिया, खेती का किराया बढ़ा दिया, तो उसी को बोल दिया भू राजस्व वृद्धि कर दी। और सबसे बड़ी बात, बेकार। यदि कोई चलता फिरता मजदूर दिखाई दे गया, किसान दिखाई दे गया, उसको बुलाया, सामंत ने अपना काम करवाया, काम कराने के बाद उसे पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, भैया तू जा अपने घर जा। मतलब बिना पेमेंट के कोई भी काम कराना, मजदूरी कराना किसानों से, उसको बोलते थे बेगारी, बेगार प्रथा। और सबसे बड़ी बात, लाटा कूटा भी कर दिया। सबसे ज्यादा बात तो लाटा कूटा की थी। लाटा कूटा ऐसा था कि जब फसल की कटाई होती है, उसके बाद जो फसल की कटाई होने के बाद किसान के खेत में रखी हुई पूरी उपज का अनुमान लगाया जाता था। लाटा कूट रही है, फसल खड़ी है, उसको काटा, काटने के बाद उसकी गठरी बांधी, पोटरी बांधी, पोटरी रखने के बाद उसको खेत में रख दिया। तो एक अधिकारी आया करता था, वो पोटरी या गठरी देख के अनुमान लगाया था भाई आपके यहां तो इतनी फसल हुई है, इतने मन, इतनी कुंटल, इतनी किलो, कुछ भी, भाई इतनी कुंटल या इतने मन फसल हुई है तो मैं तो इतने लूंगा, मैं तो इसका 40% या 50% लूंगा। अनुमान देख के लगाना। और कूटा में यह था कि कूटा जो था उसमें भी अनुमान लगाया जाता था। इसमें लिखा है कि इसमें अनुमानित उपज लाटा का एक निश्चित हिस्सा, जिसे कूटा कहा जाता था, सरकार को कर के रूप में दिया जाता था। जो अब लाटा ऐसा हुआ कि जो जमीन में फसल कटकर रखी है पोटरी गठरी बांध के, उसको तो उन्होंने लाटा बोल दिया। और लाटा लगाने के बाद जो एक निश्चित उनका अनुमान आया कि हाँ भाई मुझको आप किसान इतने टैक्स देना, मेरी जमीन है, मेरे कर देना, मुझे किराया देना, तो उसका किराया या कुछ भी जो भी कर लेता था, जो भी पैसे लेता था, वो हो गया कूटा। तो इसलिए लाटा कूटा बोलते थे। बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत तो ऐसे ही हुई कि 84 प्रकार के कर, भू राजस्व में वृद्धि, बेगार प्रथा और सबसे लास्ट में लाटा कूटा। किसान आंदोलन की शुरुआत, इसमें लिखा भी है, मेवाड़ क्षेत्र के बिजौले ठिकाने 1897 से स्टार्ट हुई। इसमें 84 प्रकार के दमनकारी कर लगाए जाने के कारण इसकी शुरुआत हुई। फिर इसमें बिचौलिया किसान आंदोलन को 3 भागों में बांट दिया। पहला, प्रथम चरण 1897 से लेकर 1916 तक। इसमें जो नेतृत्व करा है, किसने किया है? साधु सीताराम दास जी ने। द्वितीय चरण कब से कब तक है? 1916 से लेके 1923 तक। 1916 से लेके 1923 तक। नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक, बहुत बड़े नेता राजस्थान के, आप इनके बारे में पढ़ोगे। और तृतीय चरण में 1927 से लेके 1941 तक, इसमें कौन नेतृत्व करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा जी। पहले चरण में
ये अपने आप किसानों को पता नहीं था कि हम आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कर बढ़ाया, उन्होंने विरोध किया, हो गया अपने आप ऑटोमेटिक किसान आंदोलन। उन्होंने के पास कोई अनुभव नेता भी नहीं था, स्थानीय नेता थे, किसानों में से ही थे। द्वितीय चरण में उन्होंने सोचा कि हमारे बस की बात नहीं है, ये बात राष्ट्रीय और अनुभव नेता के पास जानी चाहिए, ये कम से कम ये कर तो निपटे। तो द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक आए, जब फिर इसमें अनुभव नेता आए, और तृतीय चरण में इसका पतन हुआ। तो सबसे ज्यादा वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था और अहिंसक आंदोलन, इसमें कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। 1944 के समझौते के साथ समाप्त हुई है और किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया और 44 वर्ष तक यह अहिंसक किसान आंदोलन चला। पहले में क्या स्थानीय नेता थे, द्वितीय चरण में अनुभव नेता, तीसरे में पतन। प्रथम चरण देखिए, जब किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए, बेगार प्रथा थी उस समय, लाटा कूटा थी और भू राजस्व वृद्धि कर दी, तब एक गांव में, इसमें लिखा है 1857 में गिरधारीपुरा, 1857 में गिरधारीपुरा गांव में एक किसान गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर सभी किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन करने का फैसला किया। यह ऑटोमेटिक हुआ क्या कि 1857 में गिरधारीपुरा गांव में एक किसान नेता जो गंगाराम धाकड़ थे, उनके पिता की कैसी मृत्यु होगी तो उन पर भोज करते हैं मरने के बाद। आज भी ये प्रथा है, मरने के बाद जो बड़ा बूढ़ा सही उसकी मिट्टी, कह देते हैं बड़े बूढ़े की भाषा, यदि उसकी अच्छी सही तरीके से मिट्टी भगवान ने उठा ली हो, मिट्टी मतलब बॉडी, उसकी सही सलामत उठा ली हो, तो उस बड़े बूढ़े की जो मरता था उसकी एक जाहिर सी बात उसकी एक वो रहती थी कि हाँ भाई मेरे मरने के बाद मेरे पोते या मेरे लड़का ये काम करेगा। तो उसमें मृत्यु भोज में ऐसा होता था कि भाई आसपास के गांव के लोग आते थे, कहीं कहीं तो 10 से ज्यादा गांव आते थे, जहां जहां उनकी रिश्तेदारी है, जहां जहां धाकड़ किसान के रिश्तेदार रहते थे, जान पहचान वाले लोग रहते थे, वो लोग आए। जब वो लोग आए तो 4 आदमी बैठते हैं तो बातचीत होती है। किसी एक किसान ने कहा भाई हम तो इस इस सामंत से परेशान है, कृष्ण सिंह से, इसने 84 प्रकार के कर लगा रखे। तब कोई और बोला वो तो चलो ठीक है, ये क्या है कि भू राजस्व वृद्धि कर दी, मतलब जमीन का किराया बढ़ा दिया। तीसरा बोला फिर कोई किसान, भाई ये तो चलो ठीक है यार, बेगार प्रथा कितनी बुरी है, कभी भी बुला लेते हैं और हमसे काम करवा के बिना पैसे के भेज देते हैं, भैया जाओ अब। वो तो सबसे बुरा लगता है, अपमानजनक है वो तो। अब फिर कहीं ऐसी घूम चलती फिरती बातें होती रही। फिर उनमें से एक आदमी बोला वो तो चलो ठीक है, लाटा कूटा भी तो समस्या है, कुछ ज्यादा ही इसने सामंत ने परेशान कर दी हम तो वह एक सामंत की बुराई, या बुराई मत कह लीजिए, सच्चाई बात चल रही थी कि हाँ भाई सामंत ने जो कर लगा रखे थे उसके बारे में बात चल रही थी, जाहिर सी बात है। जहां औरत 4 बैठी वहां बातचीत स्टार्ट, और जहां 10 आदमी एक साथ बैठे वहां बातचीत स्टार्ट।
ये कहावत औरतों के लिए भी नहीं है कि जहां चार औरतें बैठी कि बातचीत हो गई, चुगलखोरी होने लगी। औरतें तो चलो चुगलखोरी वो तो अलग बात है, लेकिन आदमी भी तो बैठ के कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो वही बातचीत करने लगे। तो उसी बातचीत में ये निर्णय लिया कि यार ये तो सामंत कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। तो उसमें से एक साधु रामदास थे, जो वहां बिजोलिया में एक लाइब्रेरी थी, उसमें काम किया करते थे, लाइब्रेरियन की। वो पढ़े लिखे भी थे। वो आए, वो बोले भाई, वो भी आए कैसे ही, वो भी बोले भाई क्या बात चल रही है। तो किसान बोले देखो जी क्या बात चल रही है, आपसे तो कुछ छुपाई है ही नहीं। ये कि इसने सामंत ने परेशान कर रखे हैं, 84 प्रकार के टैक्स हैं, लाटा कोटा बेगार प्रथा, और सबसे बड़ी बात ये हम अब इसने किराया बढ़ा दिया, भू राजस्व वृद्धि कर दी, हम तो घने ही परेशान हैं, आप क्या करें अब। तो उन्होंने बोला क्या करें क्या करें, कुछ नहीं, क्या करें इसका क्या मतलब। आप महाराणा महाराणा के पास जाओ, मेवाड़ के राजा के पास जाओ, उनसे शिकायत करो। तब उनको किसानों ने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई ये सामंत की हम वहां जाके कहें और सामंत इन करों को वापस कर ले। तब बोला कि हाँ क्यों नहीं करेंगे, आपसे जो लिए कर, जो आपसे जो टैक्स लेते हैं ये राजा को तो देते हैं, आप सीधे राजा से मिलो। और राजा के पास तो कई ठिकाने हैं, कई सामंत हैं, एक ही सामंत थोड़ी है। और प्रथम श्रेणी के तो बहुत ठिकाने थे, आपको बता ही दिया। तो इसमें लिखा है साधु सीताराम सीताराम दास की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह की मेवाड़ के राजा फतेह सिंह से शिकायत की जाए। इस कार्य के लिए दो समझदार नेता या किसान, नेता तो नहीं, दो समझदार नेता को किसानों को चुना गया। भाई हाँ, वो उन्हें पढ़ा लिखा के भेजा, भाई ऐसे ऐसे तुमको शिकायत करनी है। और साधु सीताराम दास ने ऐसे ऐसे बोला कि आपको ऐसे जाना है, इस रास्ते जाना है, और आपको वहां वो मिलेंगे चौकीदार, चौकीदार से मिलना है कि हमारी एक शिकायत है। और फिर चौकीदार आपको राजा से मिलवा देगा, राजा से बात कर लेना, राजा को ये बोलना, मतलब सारी चीज पट्टी बढ़ा दी थी कि एक एक पट्टी ऐसे से बोलना तुमको। तो उनमें से दो जो समझदार आदमी थे वो थे ठाकरी पटेल, और दूसरे क्या थे, नानजी पटेल। ठाकरी पटेल और नानजी पटेल ये दो नेता या किसान थे, नेता नहीं, ये तो बनेंगे अब नेता। पूरी किसानों ने उस जब बैठे थे मृत्यु भोज में, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ भाई हमारी तरफ से जो नेतृत्व करेगा और वो जो किसानों की बात राजा तक पहुंचाएगा महाराणा के पास, वो ठाकरी पटेल और नानजी पटेल होंगे। अब उन्होंने तैयारी करी कि ठाकरे पटेल और नानजी पटेल भाई कैसे ही जा रहे हैं, 3-4 दिन लगेंगे इनको, तो इनकी रोटी बांधी जाए, जो जिसके पास जैसी सुविधा थी, कोई रोटी वोटी बांधी, लाठी ली और चल दिए वो किसान। ऐसे ही आज के टाइम में है। मैं यदि कोई आज पीएम मोदी से मिलने जाए तो क्या पीएम मोदी मिलेंगे और कितने टाइम लग जाएगा, ऐसे ही उस समय लोगों की शंका तो थी, लेकिन इसलिए तो दो समझदार किसान चुने गए, ठाकरे पटेल और नानजी पटेल। तो कैसे ही वो महाराणा जी के पास पहुंच गए, 3-4 दिन बाद वेट करने के बाद उन्होंने बहुत धक्के खाए, धक्के खाने के बाद यहाँ जाओ वहां जाओ, इस पे साइन कराओ, इस पे नहीं, चौकीदार ने बोला कि आपको यहाँ मिलेंगे, अभी दौरे पर हैं, अभी बाहर गए, अभी विदेश यात्रा पर हैं, उन्होंने बहाने दिए। लेकिन उन्होंने कहा भाई हम तो मिलके ही जाएंगे राजा से।
तो ठाकरे जी पटेल और नानजी पटेल को नियुक्त किया गया और इस शिकायत पर मेवाड़ महाराणा ने अपने जांच अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया, परंतु जांच उपरांत कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब वो ठाकरे जी पटेल और नानजी पटेल वहां महाराणा जी से मिलते हैं और अपनी शिकायत बताते हैं कि यार देखो जी, सामंत वो बिचौलिया का सामंत है, ऐसे ऐसे बात है, बिचौलिया वहां से आए ठिकाने से और उन्होंने 84 प्रकार के कर लगा रखे हैं, बेगार प्रथा है, वो हमारे जबरदस्ती काम कराते हैं और पैसा नहीं देते। तो उन्होंने बोला राजा ने कि देखो मैं जांच करूंगा, ऐसे नहीं निर्णय ले सकता मैं अपने आदमी पर। तो बोले किसान, हाँ हाँ जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जांच अधिकारी कौन भेजा? हामिद हुसैन। जब हामिद हुसैन गया तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, सामंत किशन सिंह से डॉक्यूमेंट मांगे, हाँ भाई अपने टैक्स के कागज दिखाओ, कितने टैक्स ले रहे हो। किसान सामंत ने किसानों से बोला कि भाई कोई मत मिलना इससे, ये जांच अधिकारी हामिद हुसैन आया, यदि कोई किसान हामिद हुसैन के पास मिला और दिखाई दिया, यदि कुछ बताया तो टांगे तोड़ दूंगा। किशन सिंह ने भी काना सुनी फूनी करी, नखरे करे उन्हें कि डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट तो वहां रह गए, कल मैं चढ़ाऊंगा, मैंने लिस्ट नहीं बनाई, मैंने अकाउंटेंट पे नहीं चढ़ाया, ऐसी फलानी ढिकानी बात करने लगे। लेकिन कैसे ही, वो तो जांच अधिकारी है। आज के टाइम में कोई सीआईडी आ जाए, आज के टाइम में कोई जांच अधिकारी आ जाए, आज के टाइम में जैसे कोई देख लीजिए, मान लीजिए कोई डीएमई आ जाए जांच करने, सबसे बड़ी बात डीएमई का है, कोई सीबीआई जांच हो जाए तो जाहिर सी बात है कब तक बचेगा सीबीआई के सामने कोई आदमी। तो ऐसे ही था वो भी जांच अधिकारी हामिद। लेकिन हामिद ने किसानों के पक्ष में बात रखी और महाराणा जी को बताया कि ऐसा सही है, ये सही बात है जी, किसानों की सच बात है कि 84 प्रकार के कर लगा रखे हैं, बेकार प्रथा है, और देखो जबरदस्ती लाटा कोटा का और नियम कानून लगा रखा है। लेकिन इसके बाद भी महाराणा के कान पे जू नहीं रहेंगी। महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इससे इन महाराजा को, सामंत जी को और हिम्मत मिल गई, नो अब तो मैं ही हूं यहां का डॉन। चलो जांच, इसमें लिखा है जांच उपरांत कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं होने से बिजौलिया ठिकाने के सामंत या ठिकानेदार राव किशन सिंह के हौसले और बुलंद हो गए एवं अपने प्रतिशोधवश शिकायत करने वाले ठाकरे पटेल और नानजी पटेल को मेवाड़ से निष्कासित करा दिया। ठाकरे जी पटेल और नानजी पटेल कई सालों तक बिजौलिया नहीं आए। उन्होंने बोल दिया और सामंत ने, यदि तुम दोनों यदि यहां आओगे तो टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी शिकायत पहुंची महाराणा तक और मेरी छवि खराब हुई है, मेरे पे दाग लगाने की कोशिश करिए, मैं फेयर लवली से मुंह धोता हूं और मैं सर्फ एक्सेल से शर्ट धोता हूं, मेरे में एक भी दाग नहीं है और आपने मेरे पे दाग लगाने की कोशिश करिए, झूठा आरोप लगाने की कोशिश करिए, मैं आपके आओ देखो टांगे तोड़ता हूं। इस बात से डरे हुए वो भी ठाकरे पटेल और नानजी पटेल कई दिनों तक नहीं आए। लेकिन मरता मरता क्या ना करता भैया, वो तो वापिस आएगा। कब तक अपने घर वालों से दूर तक रहें, बाहर रह के क्या खाएं क्या नहीं खाएं। उनकी जमीन तो वही थी बिचौलिया में। वो दोनों आए, सबसे पहले सामंत के चरणों में गिरे
और उन्होंने बोला जी माफ कर दो जी, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम तो बहकावे में आ गए जी। और फिर सामंत ने उन पर से जुर्माना लिया ऊपर से, फिर जुर्माना लेके उन्हें छोड़ा और जब बिचौलिया में एंट्री दी और बिचौलिया में रहने की अनुमति दी। फिर 1899 में छप्पैया अकाल पड़ गया। छप्पैया अकाल के दौरान राव किशन सिंह ने, जो सामंत थे, उसके द्वारा किसानों को रोजगार व अनाज दिया, जिससे किसान और सामंत के बीच में मधुर संबंध हुए। 1999 में नहीं, 1999 में 1899 में जब, या 1900 के बीच में जब छपनिया अकाल पड़ा, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। भाई किसान के पास जमीन हुई, वो खाए तो खाए क्या, सूखा पड़ गया। भाई वो भी, उनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई और दुर्दशा हो गई। तो उनकी दुर्दशा देख के, भाई उनकी दुर्दशा क्या हो, उसे टैक्स नहीं मिलना था, लेकिन फिर भी मानवता को याद रखते हुए राव किशन सावंत ने, सामंत राव किशन जी ने किसानों को अनाज दिया, रोजगार दिया, कैसे न कैसी उनको हेल्प करी। तो इस बात से किसानों और सामंत के बीच में थोड़े वक्त तक मधुर संबंध रहे कि हाँ भाई किसान तो, सामंत तो बहुत अच्छा आदमी है जी, बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत ही बढ़िया काम करा है, हम मान गए। इस बात से थोड़े दिन को ही वो खुश हुए थे कि किसानों पर फिर गाज पड़ी। फिर साथ ही में 1903 में, साथ ही वर्ष 1930 ईस्वी में चवरी नामक नया कर लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत लड़की की शादी हेतु 5 रुपए का नगद कर का प्रावधान था। 1930 में चवरी नाम का कर लगा दिया। पहले क्या होता था कि गांवों में क्या अब भी होता है, यदि किसी लड़की की शादी हो रही है तो पहले क्या क्या करते थे कि आस पड़ोस के जो सगे संबंधित मिलने वाले पड़ोसी थे, वो कोई ढोलची दे रहा है, कोई कटोरी दे रहा है, कोई चम्मच दे रहा है, कोई पेटीकोट दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है। भाई जिसकी जैसी श्रद्धा, वो कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं। और वह जब दान कर रहे हैं लड़की के पिताजी को या लड़की को, तो उपेक्षा करते थे कि लड़की का बाप हमें भी देगा, या लड़की का जो पापा है या लड़की का जो परिवार है वो हमें भी देगा। ये तो फेरबदल होता रहता था कि उनके घर भी लड़की थी और दूसरे किसानों के। तो भाई जाहिर सी बात है, जब और किसानों के पास लड़की थी तो ऐसे ही मदद क्या करते थे, कन्या दान करते, क्या कर देते। आज के में थोड़ा सा मॉडर्न बदल गया है, आज के जमाने में बस पैसा दिया करते। उस समय में भी पैसा दिया करते थे, लेकिन कुछ लोग किसान जो थे, जिसकी जैसी सामर्थ, भाई 84 प्रकार के कर हैं, लाटा कुटा बेकार प्रथा है, तो आदमी क्या देगा, पैसे थोड़ी देगा, चांदी थोड़ी देगा, सोना थोड़ी देगा, जिसकी जैसी श्रद्धा, भाई जो भी कुछ है वो दे देगा। और कहते हैं कि लड़की के शादी में यदि आप दान कर रहे हो तो आपको पुण्य मिलेगा। इस बात को लेकर लोग दान भी क्या करते थे। वो तो चलो ठीक है, यहां तो दान दे नहीं रहे, ऊपर से किसानों से पैसे ले रहे हैं, दान के रूप में ले रहे हैं। और किसानों को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हो गया भाई, ये क्या सामंत है भाई। उन्होंने कम से कम 2 साल तक अपनी लड़कियों की, किसानों ने 2 साल तक शादी नहीं की कि अब मान जाए, अब मान जाए, अब मान जाए, अब मान जाए। तो फिर 200 लड़कियों के साथ 200 लड़की के जो परिवार थे, वह किसान
सामंत के पास जाते हैं, सामंत से बोलते हैं देखो जी गुरु, आप ये चवरी कार क्या लगा रहे हो चवरी कर। उन्होंने हाथ पैर जोड़े, वो नहीं माना। तो फिर 200 किसान वह ग्वालियर की तरफ रवाना हो गए, जो बिजोलिया से दक्षिण की दिशा में पड़ता था। पूर्व में कौन पड़ता था? कोटा और बूंदी। और दक्षिण में कौन था? ग्वालियर। तो वो उन्होंने ग्वालियर जाने का सोचा और ग्वालियर जाने लगे। और बिचौलिया से पूर्व की तरफ, पूर्व पश्चिम की तरफ कौन था? मेवाड़ रियासत थी। मेवाड़ रियासत में जा नहीं सकते, कोटा बूंदी उनको दूर लगा, इसलिए वो ग्वालियर ही जाने लगे। और 200 किसान परिवार जब जाने लगे तो ये बात सामंत किशन सिंह को पता चली। सामंत किशन सिंह को ये पता चली तो सामंत किशन सिंह बोले, किशन सिंह, अरे ये तो फिर जब किसान चले जाएंगे तो यहाँ खेती कौन करेगा, खेती कौन करेगा, तो टैक्स कौन देगा, टैक्स कौन देगा, तो फिर मैं तो उसकी अकल ठिकाने आई थोड़ी सी। तो इसके बाद 200 किसान ग्वालियर की तरफ रवाना हो गए। और यह बात सावंत किशन सिंह को पता चली तो चवरी कर वापस लिया। क्या? चवरी कर। फिर इसके बाद एक और समस्या, 1903 के बाद चवरी कर तो वापस ले लिया, फिर 1906 में राव किशन सिंह की मृत्यु हो गई और उनके कोई लड़का भी नहीं था, उनकी कोई संतान भी नहीं थी जो बिचौलिया ठिकाने का सामंत बन सके। तो इसमें लिखा है कि वर्ष 1906 ईस्वी में राव किशन सिंह की निसंतान निधन हो जाने के बाद जगनेर से राव पृथ्वी सिंह को इसका उत्तराधिकारी बना दिया। बात यह थी कि 1906 में राव किशन जी की कोई संतान भी नहीं थी और वह उनका निधन हो गया, राम किशन जी सामंत जी का। जब सामंत जी का निधन हो गया, उनके पास कोई लड़का नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो जब आपके परमार जी अशोक परमार, उनके साथ एक लड़का आया हुआ था जंगनेर से ही, जिसको राव पृथ्वी सिंह बोलते हैं, तो जंगनेर से राव पृथ्वी सिंह को इसका उत्तराधिकारी बना दिया। क्या बना दिया? नया सामंत बना दिया। उसको वो आया, उसको नॉलेज तो ही नहीं, जंगनेर से आया। वो तो जंगनेर कहां पड़ता है? भरतपुर धौलपुर के बीच में, भरतपुर में पड़ता है। और कहने को ये भी बोल सकते हैं कि राजस्थान और आपके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। तो उन्होंने ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं किशन जी को। जब कोई नया सामंत बनता था तो राजा को भेंट दी जाती थी, उसको बोलते थे उत्तराधिकारी शुल्क। कुछ शुल्क दिया जाता था कि जी मैं आपका नया सामंत हूं बिचौलिया ठिकाने का, कृपया मुझे अनुमति दें और अपनी सेवा में अवसर पाने का मौका दें। हाजिरी जाके लगानी पड़ती थी और कुछ टैक्स, कुछ पैसे वैसे दे के आने पड़ते थे राजा को। जब वो उत्तराधिकारी शुल्क देने गए, उन्होंने दे तो दिया, उत्तराधिकारी शुल्क को ही तलवार बधाई बोलते थे। तो राजा जी को जब कोई नया सामंत बनने के बाद
राजा को शुल्क देता था उसी को उत्तराधिकारी शुल्क बोलते थे, उसी को क्या बोलते थे? तलवार बंधाई। तलवार बधाई दी राजा जी को, दे तो दी मन मार के, लेकिन अंदर से कुछ नहीं थे कि भाई मेरे से पैसे ले लिए राजा जी ने। जब राजा जी ने उनसे पैसे ले लिए वहां तो खुशी खुशी नुहास, राजा जी आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद बना रहेगा, जाओ मौज करो। राजा जी ने बोला हाँ जाओ। आए वो गुस्से में, उनके मन में ये शंका थी मेरे से पैसे ले लिए राजा जी ने। आए सोचा यार मेरे पास ये पैसे जो लिए हैं, मैं क्यों ज्यादा इतनी टेंशन लूं, मैं तो किसानों से लूंगा, किसानों से लूंगा मैं। तो किसानों से लिए। तो इसमें लिखा है ठिकानेदार बनते ही उसने तलवार बधाई कर लागू कर दिया, जिसका किसानों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, और इसको बोलते थे उत्तराधिकारी शुल्क। भाई ठिकानेदार बनते ही तलवार बधाई लिया, तलवार बधाई कर लागू कर दिए किसानों के ऊपर। फिर किसानों ने विरोध करा, भाई जाहिर सी बात हम क्यों दें। अब ये नए नए आए थे पृथ्वी सिंह, कोई बात नहीं, आगे भाई 84 प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं, और जजमान ने 84 प्रकार के टैक्स प्लस बेगार प्रथा प्लस लाटा कुटा प्लस भू राजस्व वृद्धि कर दी। मरता मरता क्या ना करता, खाए ना करता, सब कुछ करता। भाई किसान के पास और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं, रोजगार भी नहीं, तो क्या नहीं था भाई, रोजगार भी तो नहीं था, तो किसान ने क्या करता है बेचारा, वो तो मजबूर, और मजबूर का नाम महात्मा गांधी, और मजबूर की नाम महात्मा गांधी है, तो भाई मजबूरी का तो फायदा उठाएगा ही। अब ये नए नए लड़के आए हैं जगनेर से, वो भी कहां से हैं? जग को लेके नेर से आए हैं, खाली जग लाए जी, ये जगनेर से आए ये नए, सोच रहे थे कि ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने तो और एक टैक्स लगा दिया तलवारबंदी कर। चलो छोड़ो, नेक्स्ट। सामंत के खिलाफ किसानों को संगठित करने और आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण साधु सीताराम दास को उनकी पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। पृथ्वी सिंह इतना बढ़िया लड़का कि उसको भाई जाहिर सी बात है, वो तो मिलेंगे किसान आपस में, किसान मिलेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है साधु सीताराम दास जी को पास जाएंगे। साधु सीताराम जी ने इसका कोई सॉल्यूशन निकाला होगा, कोई मीटिंग करी होगी कि हाँ भाई आओ जूम मीटिंग पर आते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, इसको देखते हैं सामंत को। पृथ्वी सिंह ने एक टैक्स लगा दिया, बधाई तलवार बधाई कर, कुछ ना कुछ इसका भी इंतजाम करते हैं। वो सोच ही रहे थे कि आपस में मीटिंग कर रहे थे जूम पर। इतने में ही उनको, जब पृथ्वी सिंह को ये बात पता कि मेरे बारे में कुछ ना कुछ बात योजना बना सकते हैं या मुझे गिरा सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, साधु सीताराम दास जी को उनकी पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। और साथ में सामंत जो किसान के जो 2-3 मुख्य नेता थे, जैसे ब्रह्मदेव और फतेह कर चारण, को बिजोलिया से बाहर निकाल दिया, उसको निष्कासित कर दिया, निवारण कर दिया। देखो इसमें लिखा है, जब सामंत को स्थायी नेता ब्रह्मदेव और फतेह कर चारण की आंदोलन में भूमिका के बारे में पता चला, तब उन्हें बिजोलिया से बाहर निकाल दिया गया।
तब उन्हें बिजोलिया से बाहर निकाल दिया। किन किन को? ब्रह्मदेव को और किसको? फतेहकर चारण को। और उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया साधु सीताराम दास जी को। भाई जाओ, बहुत पढ़ लिया आपने किताब, बहुत पढ़ा लिए, बहुत पढ़ लिए, अपना उज्जवल भविष्य दूसरे का भी भविष्य उज्जवल अंधकार में डालने की कोशिश कर रहे हो, तरह तरह के वो लगा के बड़े। भैया जाओ, उनको नौकरी से निकाल दिया। यहां से प्रथम चरण जो 1897 से लेके 1916 तक चला, यहां से मेन बात थी। तो सामंतों के ये कदम की शुरुआत, यह कदम आंदोलन को के शुरुआती नेतृत्व को कमजोर करने की और किसानों के विरोध को दबाने की प्रयास था। इस चरण ने किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की और सामंती शोषण के खिलाफ उनकी भावनाएं अधिक मजबूत हुई। बढ़ते विरोध को देखते हुए 1904 में सामंत ने कुछ करों में कमी की, लेकिन यह रियायत स्थायी थी और 1906 में नए सामंत पृथ्वी सिंह ने न केवल इन रियासतों को वापस लिया बल्कि तलवार बधाई जैसे नए कर भी लगा दिए। अब क्या करें, वो जाहिर सी बात है, ब्रह्मदेव को डाल दिया, उनको साधु सीताराम दास जी को नौकरी से निकाल दिया पुस्तकालय से, और उनसे बोल दिया बिजोलिया से बाहर ही रहना, और चारण जी को भी बाहर कर दिया। और इससे क्या हुआ, लोगों में जिज्ञासा तो बढ़ी कि हाँ भाई विरोध कर सकते हैं सामंत के विरोध में भी। विफल तो हुए, फेल तो हुए, लेकिन फेल होकर भी उनके मन में जो खुशी थी कि हाँ भाई हमें पता पड़ गई, रामबाण इलाज पता पड़ गया कि हाँ भाई, उनको कमी भी दिखने लगी कि भाई हमसे ही कोई गलती हुई है, नहीं तो इस बार उन्होंने सोचा भाई कुछ अच्छे अनुभव नेता लाएंगे जो जिसकी बात अच्छी तरीके से सुनेंगे। तो जाहिर सी बात है साधु सीताराम दास जी अपनी नौकरी से तो बाहर है ही, निकाल दी गए, तो जब खाली बैठे क्या करें, आंदोलन में कूद पड़े। जब आंदोलन में कूद पड़े तो वो सोचे कि कैसे कैसे इन्हें जनता की आवाज सुनी जाए, किसानों की आवाज सुनी जाए, कैसे बुलंद की जाए इनकी आवाज। तो एक नेता पे नजर पड़ी, नेता भी नहीं, वो जनता के रूप में एक नेता ही थे, उन्होंने भेष बदल के रह रहे थे। कौन थे वो? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह की पथिक के बारे में थोड़ा बहुत सुनते। विजय सिंह पथिक, दूसरा चरण पहले देखते हैं। दूसरा चरण हुआ 1915 से लेकर 1923 तक। नेतृत्व कौन करता है? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। वह रास बिहारी और सचिंदर सान्याल द्वारा नियोजित 1915 में सशस्त्र क्रांति के हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य भारत भर में एक साथ विद्रोह शुरू करना था। वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या करा, उनके जो गुरु थे रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल, 1915 में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करी। लेकिन उनकी भनक कैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता पड़ गई और उन्होंने भूप सिंह को जेल में डालने की कोशिश करी। तो देखो, क्रांति की योजना विफल होने के बाद पता पड़ गई तो विफल हो गई। और तब ब्रिटिश सरकार ने
उन्हें और उनके सहयोगी राव गोपाल सिंह खारवा को गिरफ्तार कर लिया और अजमेर की टोडगढ़ जेल में बंद रखा। अजमेर में बंद कर दिया, टोडगढ़ जेल में। जाहिर सी बात है, जब क्रांतिकारी कर रहे हैं रास बिहारी बोस, सचिंदर सान्याल 1915 में, तो वो सोचे कि राजस्थान में हम अजमेर में करते हैं, क्यों ना। तो उन्होंने अपने राइट हैंड कौन, राव गोपाल सिंह खारवा को चुना और उन्होंने कहा कि हम करते हैं, आओ क्रांति करते हैं। क्रांति करने गए, रास्ते में पकड़ लिए अंग्रेजों ने जेल में डाल दिए। कहां? अजमेर की कौन सी जेल में? टोडगढ़। जब टोडगढ़ की जेल में डाल दिया तो वो टोडगढ़ की जेल से ही भाग गए तोड़ के। कहते हैं विजय सिंह पथिक जो भूप सिंह है, वह अक्सर उनका जन्म बुलंदशहर के गोठावली गांव में हुआ था। बुलंदशहर से 10-15 किलोमीटर दूर था। एक गुलावठी भी है, वो गुलावठी तहसील है, गुलावठी में नहीं हुआ था, गुठावली गांव में हुआ था। जब आप बुलंदशहर से गुलावठी के बीच में जाते हो या बुलंदशहर से मेरठ को जाते हो तो उस रास्ते पर बीच में पड़ रहा है गांव। चलो छोड़ो, अब मैं आगे की बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि विजय सिंह पथिक कौन थे? भूप सिंह थे, भूप सिंह गुर्जर। और जब विजय सिंह पथिक को यह पता चला कि सरकार उनका पता लगा रही है, जब जेल में बंद कर दिए, जाहिर सी बात है उन्हें कुछ ना कुछ तो करेगी, खोज खबर निकालेगी उनकी, कैसे क्रांति की, भाई क्रांतिकार है, इसको क्रांतिकारी है, कैसे न कैसे जेल में डाल के सब फांसी दी जाए। जब विजय सिंह पथिक को पता चला कि सरकार उनके बारे में पता लगा रही है, तो वह टोडगढ़ जेल से भाग निकले। और जेल से भागने के बाद उन्होंने अपना नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। उन्होंने क्या करा, वो पहले दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, और कहने का मतलब बाल बढ़ा लिए थोड़े से, और एक प्रकार से वहां से भाग गए टोडगढ़ की जेल से। और टोडगढ़ की जेल से भागने के बाद वह रास बिहारी बोस के निर्देश पर वह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। और चित्तौड़गढ़ में जहां उन्हें ओछड़ी गांव में शरण ली, वह ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए। भाई जेल तोड़ दी, अब जेल से भाई जाहिर सी बात है कैसे रहा जाए, तो उन्होंने बेस बदला, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली और ऊपर से बाल बढ़ा लिए और थोड़े हो गए बढ़िया तरीके से। और उन्होंने जो क्रांतिकारी थे वो पहले बम या गोला की बात करते थे, बंदूक की बात किया करते थे, अब उनके हाथ में क्या आ गई? कलम से भी उन्होंने क्या खोला? विद्या प्रचारणी सभा। किसी को कुछ शक ही नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने क्या खोल लिया? विद्या प्रचारणी सभा खोल ली और एक बस टीचर बन गए। टीचर क्या, आज के कह लीजिए, जो कह लेते हैं ना आइडियल भी नहीं, अरे बस खोल ली, खोल के बैठ गए भेष बदल के। वो अपने बारे में, बच्चों पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है, यह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वहां उनके भाषण चालू थे। भाई उनके हाथों में ही तो बम गोला बारूद नहीं थे, क्रांतिकारी मन में तो थी उनके, तो उनके मन में कहां से जाए वो कुछ ना कुछ तो बोले। क्या बोले? तो बस शिक्षा के बारे में बोले। वो शिक्षा के बारे में ऐसा बोले, वो भाषण इतना बढ़िया दिया करते थे विजय सिंह पथिक कि इस बात को खुश होकर बोला करते थे कॉन्फिडेंस में। ये नजर पड़ी
साधु सीताराम जी को। साधु सीताराम जी बोले यार कितना अच्छा भाषण देता है ये आदमी, कितना अच्छा, ये काश क्रांतिकारी होता या बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लेता तो ये तो आग ही लगा देता, ये तो धुआं धुआं कर देता। चलो कोई नहीं, उनका विद्या प्रचारणी सभा से ये मुख्य बात थी कि यह सभा मुख्य रूप से शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए काम करती थी, लेकिन पथिक ने इसका उपयोग राजनीतिक और सामाजिक चेतना फैलाने के लिए किया। यहां भी नहीं रुके भाई, रुके तो रुके क्यों रुके भाई, रुके तो रुके क्यों रुके, उनके मन में तो वही था। फिर 1916 में साधु सीताराम दास के अनुरोध पर वह बिजोलिया पहुंचे और आंदोलन की बागडोर संभाली। अब 1916 में साधु सीताराम दास ठाली तो बैठे थे अपने लाइब्रेरियन की नौकरी छोड़ के क्या उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। मन में तो दुख था ही कि एक तो नौकरी से निकाल दिया, मैं करूं क्या। अब उन्होंने सोचा पूर्ण रूप से मैं आंदोलन में ही साथ दे देता हूं। तो उनकी नजर कैसे ही इन विजय सिंह पथिक पर पड़ी। विजय सिंह पथिक पर पड़ी तो बोले यार ये तो भाषण बहुत अच्छा देते हैं। ये बोले विजय सिंह पथिक जी आप हमारे बिचौलिया में चलो, वहां पर किसान आंदोलन हो रहा है, वहां पर सामंत ने 84 प्रकार के कर लगा रखे हैं, हम तो बड़े परेशान हैं, मुझे लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया और मेरा जीवन अब किसान आंदोलन में लगा हुआ है, कृपया मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें। और आप इतना अच्छा भाषण देते हो, आप तो क्रांतिकारी या एक बड़े नेता के रूप में होने चाहिए, आप कहां इस गांव में ओझा गांव में हो, और ओझा गांव में, इतने छोटे से गांव में आपने ओझा गांव की गौरव और वैभव और आपने इसकी मर्यादा बढ़ा दी, इसका नाम रोशन कर दिया और आपने हमारे इस धरती पे आके बहुत अच्छा काम कर दिया और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे दुनिया भर के बात कही उनसे, उनको खुश करा। उन्होंने बोले, वो मन में सोचे मैं तो हुई क्रांतिकारी, मैं तो बस मेरे मन में ना है, मैं तो नहीं तो सिस्टम फाड़ दूं। अब वो मन में तो ही उनके कि हाँ भाई चलो, उन्होंने मने कहां कर पाएंगे, वो मने कर ही नहीं सकते। तो वो बिजोलिया पहुंचे। जब बिजोलिया पहुंचे तो माणिक्य लाल वर्मा जो पहले से बिजोलिया ठिकाने के सामंत के अधीन कार्यरत थे, वो माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने पर, बिजोलिया जो ठिकाना था उसके सामंत के काम करते थे। तो लेकिन जब वह विजय सिंह पथिक से मुलाकात की तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर वह आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। माणिक्यलाल वर्मा जी ये कहे यार ये तो नया आदमी, यार ये इतना अच्छा भाषण देता है। उनसे प्रभावित होके वर्मा जी बोले यार मैं तो इनकी बात में तो आ गए यार, मैं तो क्या, उनकी बात ऐसी थी कि जो ना लड़े वो इंसान नहीं, जो अपनी आवाजों को उठाए नहीं वह इंसान नहीं, जो राजा महाराजा हमारी बात ना सुने वो इंसान नहीं, वो शैतान है। मतलब ऐसे ऐसे लंबे लंबे डायलॉग मारे। वो बोले कि भैया ये तो बढ़िया लड़का मिला है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने, वर्मा जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी बिचौलिया सामंत के पास से अपनी, और बोले मैं तो विजय सिंह पथिक के साथ ही रहूंगा। कितना बढ़िया आदमी मिला मेरे को। इस बात से एक से भले दो। अब किसानों की मीटिंग हुई, किसानों की मीटिंग भी करी। विजय सिंह पथिक जब गए तो किसानों की मीटिंग करी, भाई हाँ भाई साधु सीताराम जी ये आप किसान आंदोलन करते हो, मीटिंग सिटिंग कहां करते हो, जूम पर करते हो, मैगल पर करते हो, कहां पर करते हो। वो बोले मीटिंग क्या करना, हम तो यहीं चौपाल पे लगाया करते हैं। अच्छा चौपाल, अच्छा आपके नेता कौन कौन है। क्या नेता, कोई नेता नहीं हमारे पास, तो ये तो किसान ही थे जो किसान
3-4 किसानों को ही बस वो बना दिया। अच्छा, विजय सिंह पत्नी बोले अच्छा। उनके मन में था तो आग ही, उनके मन में था क्या थी, आग तो थी। उन्होंने मन में ही प्लान बनाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे तो राष्ट्रीय आंदोलन बनाना पड़ेगा, राष्ट्रीय तक बात पहुंचानी पड़ेगी, बड़े बड़े लेवल तक बात पहुंचाएगी, जब ये इनको सुनाई आएगी। तो उन्होंने ये बात पहुंचाई भी, करी भी, कोशिश भी करी। लेकिन चलो कोई नहीं, इस पर बाद में आएंगे। लेकिन उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेज के साथ कौन थे? राजाओं की रियासत। जब राजा अंग्रेजों के साथ हैं तो सामंत भी राजा के साथ होंगे, या सामंत अंग्रेजों का साथ देंगे तो फिर सामंत भी जाहिर सी बात राजा का साथ देंगे। कहने का अर्थ यह है, जब अंग्रेज के साथ संधि होगी राजाओं की, तो फिर सामंत भी हेल्प करेगा राजाओं की। ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार ने कहा उस समय कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, तो बोले ठीक है राजा ने अपने सामंत से बोला। तो राजाओं ने सामंतों से बोला कि पैसे चाहिए। तो सामंत किससे बोले? किसानों तो हर किसान, हर व्यक्ति से 14 रुपए लिए थे उस समय। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इसमें आम जनता से 14 रुपए प्रति व्यक्ति तक युद्ध चंदा लिया गया, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ा। जनता पहले से ही तो परेशान ही, और फिर भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, विश्व युद्ध प्रथम, इसमें पैसे देने पड़ गए इनको, और पैसे देने पड़ गए तो फिर इन पर बोझ बढ़ा। और फिर 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन राजस्थान के बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। इससे इस आंदोलन का नेतृत्व सरपंच मन्ना पटेल ने किया। तो 1917 में फिर उन्होंने, किसानों ने कहा भाई अब तो आप कर ही दो, विजय सिंह पथिक जी आंदोलन करो। तो 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या कब होता है? हरियाली अमावस्या होती है सावन की के दिन बेरीसाल गांव में पांच लोगों की एक मुख्य सभा बनाई, जिसमें 5 लोग मुख्य थे। उसका नाम रखा ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल तो है ही, जिसके सरपंच किसे बना दिए गए? सरपंच मन्ना पटेल को। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी तो उन्होंने सोचा भाई इसमें युवाओं का साथ होना जरूरी है, यदि युवा नहीं होंगे तो ये आंदोलन कैसे काम चलेगा। आज के युवा तो ऐसे नहीं है कि आंदोलन में कुर्सियां बिछा रहे हैं, नहीं, आज की तरह नहीं। तो उस समय ऊपरमाल सेवा समिति के नाम से एक संस्थान की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बिचौलिया के नवयुवकों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और किसानों को आंदोलन के लिए शिक्षित व जागरूक करना था। ऊपरमाल समिति में जब युवाओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था, युवाओं में नया जोश होता है, उनको बोला कि आप जाओ जगह जगह, गांवों में जाओ और जाओ बोल दो कि हाँ भाई
उन्हें एक पंपलेट छाप के दी, पेपर छाप के दिए, एक पर्चा छाप के दिया कि ये जगह जगह बांट दो और आग लगा दो पूरे गांव में, ये फैला दो। वैसे आग नहीं, ये अपनी बातों से, अपने विचारों से ये कह दो कि आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सामंत ने जो लगाए हैं कर उनको वापस लेने का टाइम आ गया है। तो उस समय एक ऊपर माल का डंका, एक तरह का पंपलेट या पर्चा था जिसे बिचौलिया किसान के आंदोलन के दौरान नव युवकों द्वारा छापा जाता था। बंटवाया है फिर इनसे ऊपर माल की डंका। फिर उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे एक पंच बोर्ड बना दी, युवा समिति बना दी, ऐसे पार तो नहीं पड़ेगा भाई, ऐसे तो कुछ काम नहीं सुन के देंगे। तो उन्होंने क्या करा, राजस्थान सेवा संघ और बजाज के राजपूताना मध्य भारत सभा संगठनों से समर्थन लिया। क्या करा कि राजस्थान सेवा संघ और बजाज की जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी, उन संगठनों से समर्थन लेने की कोशिश की और उन्होंने समर्थन दिया भी, अपनी बात पहुंचाई किसानों की, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। फिर 1919 में उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। उन्होंने पहले गांव की सभा बनाई जिसे पंच ऊपरमाला पंच बोर्ड बना दिया, फिर ऊपरमाला सेवा समिति बना दी। भाई किसानों के लिए क्या बना दिया, ऊपरमाला पंच बोर्ड बना दिया पहले गांव की बात रखने के लिए, फिर उसका एक सरपंच रख दिया मन्ना पटेल, फिर युवाओं को जोड़ने के लिए ऊपरमाला सेवा समिति बना दी, फिर राजस्थान में ये बात फैलाने के लिए, आंदोलन को तैयार करने के लिए और आंदोलन को मजबूत करने के लिए राजस्थान सेवा संघ से बात पहुंचाई और बजाज की राजपूताना मध्य भारत सभा से भी जुड़ गए, उनसे भी समर्थन लिया। जब राजस्थान की होगी तो फिर वो सोचने लगेगा पूरे भारत में बात पहुंचनी चाहिए, आंदोलन में ये बात पहुंचनी चाहिए कि इनके किसानों के साथ ये गलत हो रहा है। तब उन्होंने क्या करा कि 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था अमृतसर में, कि 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ और आंदोलन के संबंध में बाल गंगाधर तिलक ने न सिर्फ एक प्रस्ताव रखा बल्कि उसे पास कराने का प्रयास किया और तिलक ने एनसी केलकर के समर्थन से इस प्रस्ताव को पेश किया था। जब यह बात 1919 में आपके विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के अधिवेशन जो आपका 1919 में हो रहा था, कहां, अमृतसर में हो रहा था, अमृतसर गए, अमृतसर में अपनी बात रखी तो बाल गंगाधर तिलक जी ने उनकी बातों को सुन के हैरान हो गए और वो कहने लगे हम तो आपके साथ हैं, न्याय के खिलाफ खड़े हैं, चिंता मत करो, हम तो अन्याय के कहीं होने नहीं देंगे हम। और फिर इस बात को लेकर फिर केलकर भी साथ आ गए। केलकर बोले हम तो आपके साथ हैं, चिंता मत करो, भाई भाई का खून है इसमें, हम तो भाई भाई के लिए जान दे देंगे, चिंता मत करो। तो दो लोग तो कांग्रेस पार्टी के दो नेता, मुख्य नेता तो समर्थन में आ गए, लेकिन ट्विस्ट तो यहां होता है, कांग्रेस में गांधी जी और मालवीय जी का मानना था कि रियासतों के मामले आंतरिक मामले हैं, इसलिए उन्होंने बिजोलिया आंदोलन को सक्रिय समर्थन नहीं दिया और ना ही इसके पक्ष में कोई आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया। बाल गंगाधर तिलक तो आ गए इनके साथ, एनसी केलकर भी आ गए, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, भाई ये तो आंतरिक मामला, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है, हमारी लड़ाई अपनों से नहीं है। पहले यदि हम अंग्रेजों से और राजाओं से दोनों से लड़ेंगे तो हमारी विचारधारा या हमारी लड़ाई बट जाएगी, जिससे हमारी लड़ाई बट जाने के बाद हमारी शक्ति कमजोर हो जाएंगी।
गांधी जी ने सोचा कि यदि हम ऐसे अपनी आंतरिक मामलों में पढ़ेंगे तो हम राजाओं इनसे कैसे लड़ेंगे, अंग्रेजों से। हमारा मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना है भारत से। तो इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने इस पर आंतरिक प्रस्ताव नहीं दिया, पारित नहीं किया। फिर लेकिन गांधी जी ने बात तो सुनी, लेकिन गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी के कहने पर फिर मोहन मालवीय जी को महाराणा जी के पास मिलने पहुंचे, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गांधी जी ने कहा कि हम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, चिंता मत करो, जब आप आए हो विजय सिंह पथिक जी। तो गांधी जी ने कहा कि मोहन मालवीय जी आप जाओ महाराणा प्रताप के पास, महाराणा जी के पास, मेवाड़ के महाराणा जी के पास, और उनसे वो मालवीय जी महाराणा जी से मिलने गए, लेकिन वहां पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन इसके बाद भी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में सीधे तौर पर मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा था। फिर भी कोई उसकी कान पे जू नहीं रहेंगी राजा जी के। फिर फाइनली 1919 में तो हुआ अमृतसर में। अब क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1920 में। कहां हुआ अधिवेशन, कहां हुआ, नागपुर में। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है, जिसमें बिचौलिया के कुछ किसानों ने भाग लिया। तो उन्होंने क्या करा, विजय सिंह पथिक ने कहा कि ऐसे तो भाई पार नहीं पड़ेगी, भाई कैसी न कैसी गांधी जी को समर्थन तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन तो इन बेकार है और इनकी बात तो कोई नहीं सुनेगा। तो उन्होंने क्या करा, 3 किसानों को चुना और उनको बोला आप मेरे साथ आओ। तो उसमें 3 किसान थे, एक कालू जी, एक नंदराम जी और एक गोकुल जी, जिनमें कालू जी और नंदराम जी और गोकुल जी को शामिल किया। और उन्होंने अपनी दुर्दशा को दिखाने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई, जिससे राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके, और इसमें सफल भी हुए वो। इस अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी ने किसानों आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना शुरू किया और अपना आशीर्वाद दे दिया कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, समर्थन दे दिया। हालांकि उन्होंने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अपने पीए या सचिव महादेव देसाई को आंदोलन की स्थिति का जायजा लेने के लिए बिजोलिया भेजा। महात्मा गांधी जी ने अपने पीए को बोला कि आप जाओ और किसानों की जायजा लो कि बात सही है कि नहीं, और बात सही है तो और इस पर कार्रवाई करो, मतलब इसको सॉल्व करो। 1919 में पहले अमृतसर में अधिवेशन था, 1920 में कहां था, नागपुर में। किसका, राष्ट्रीय कांग्रेस का। फिर उन्होंने जब कहीं अखबारों का सहारा लिया तो अखबारों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी, जन जन तक। तो प्रताप नाम का एक कानपुर में अखबार था, उनको प्रताप ही नाम ऐसा रखा था कि महाराणा प्रताप। यह बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा खबर छापने वाला समाचार पत्र था। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे।
पथिक ने किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए इस अखबार का सहारा लिया और किसानों और पथिक की तरफ से गणेश शंकर विद्यार्थी को एक चांदी की राखी भेंट की गई थी। एक चांदी की राखी भेंट की गई थी किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी जी को, जो किसके संपादक थे? प्रताप अखबार के। कहां छपता था ये? कानपुर में। और प्रताप में बिचौलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की खबर प्रमुखता से छपाई जाती थी, जिससे पूरे भारत में इस आंदोलन में जागरूकता फैली, जिससे पूरे भारत में आंदोलन के बारे में जागरूकता फैली। और प्रताप अखबार के जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनको बोला जी महाराणा प्रताप के नाम से आप अखबार छाप रहे हो, तो महाराणा प्रताप की धरती से हम आए हैं, आप हमारी कृपया सॉल्व करो इस बातों को। तो दूसरा अखबार था जिसमें खबर छपवाई थी बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में, वो था राजस्थान केसरी, जो कहां था? वर्धा में। इसके संस्थापक कौन थे? राम नारायण चौधरी। और यह अखबार भी बिचौलिया किसान आंदोलन को व्यापक कवरेज देता था। इसे विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज जैसे नेताओं ने शुरू किया था। तीसरा था प्रयागराज से छपता था एक अभ्युदय अखबार। प्रयाग से छपता था क्या? अभ्युदय। और चौथा अखबार था पुणे से। पुणे में एक अखबार था मराठा, जिसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। और उनकी भूमिका ये थी बिचौलिया के किसानों की दुर्दशा पर लेख लिखे उन्होंने, और उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम से जोड़ा, और जिससे ये केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा न रहकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और नवीन राजस्थान, जिसका प्रकाशन 1922 में अजमेर से किया जाता था और राजस्थान सेवा संघ द्वारा शुरू किया गया था इस अखबार को, इसके संपादक कौन थे? राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। हालांकि विजय सिंह पथिक भी इसके साथ जुड़े हुए थे। एक अखबार और था भारत मित्र, जो कलकत्ता में छपता था। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला यह अखबार भी बिचौलिया के किसानों के संघर्ष को अपने पाठकों तक पहुंचाता था। यह आंदोलन को राष्ट्रीय चेतना में लाने में सहायक था, और इन समाचार पत्रों के माध्यम से आंदोलन की खबरें, किसानों के दर्द की कहानियां दूर दूर तक फैली। राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई, और मेवाड़ के महाराणा और ब्रिटिश अधिकारियों पर दबाव पड़ा, जिससे उन्हें अंत किसानों की मांगे पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब दूसरा चरण तो चल ही रहा है, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या हुआ? एक राव पृथ्वी सिंह थे, है ना, सामंत थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद केसरी सिंह को बिचौलिया का नया सामंत नियुक्त किया गया, और उस समय केसरी सिंह की उम्र कम थी, इसलिए उन्होंने प्रशासनिक सहायता के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। पहले थे अमर सिंह राणावत और दूसरे थे डूंगर सिंह। इनमें से अमर सिंह को बाद में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में भेजा गया था। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया। जब
समाचारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार और राजाओं पर प्रेशर पड़ने लगा, तब राजा ने क्या करा, 1919 में मेवाड़ सरकार द्वारा किसानों की शिकायतों की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य थे और अफजल अली जो जज थे, और अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह मैंने पहले ही बताया था कि जो राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद केसरी सिंह को बिजोलिया का नया सामंत नियुक्त किया गया था, तो उनकी उम्र कम थी, तो उनको प्रशासनिक दो व्यक्ति हेल्प करते थे प्रशासनिक, तो प्रशासनिक रूप से अमर सिंह जी थे, तो अमर सिंह को ही क्या बना दिया, भट्टाचार्य आयोग का सदस्य बना दिया। आयोग ने किसानों की शिकायतों को सही पाया और लगान की दरें कम करने तथा लाग बाग अवैध कर हटाने की सिफारिश की। हालांकि मेवाड़ के महाराणा ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया, जिसके कारण किसानों का असंतोष जारी रहा। भाई बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना लिया, उसमें किसानों के पक्ष में बात भी रख दी गई और दोषी ठहराया गया सामंत को, लेकिन फिर भी कर वापस नहीं लिए, कर ज्यादा होने के बावजूद भी। जिससे फिर किसानों में क्या बढ़ गया, असंतोष बढ़ गया। जाहिर सी बात है, वो तो अपने फिर नाराज हो गए। ले जब राज्य की ओर से न्याय नहीं मिला, तब राजपूताना मध्य भारत सभा ने हस्तक्षेप किया और यह सभा के अध्यक्ष नेतृत्व कौन करे, भवानी दयाल को। यह सभा भवानी दयाल के नेतृत्व में किसानों की स्थिति की स्वतंत्र जांच करने के लिए आगे आई। जब राजपूताना मध्य भारत सभा ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया, तब मेवाड़ के महाराणा को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने इसे एक बाहरी एजेंसी माना और कहा कि किसानों की शिकायतों की जांच राज्य के भीतर बनी एजेंसी से होनी चाहिए। तो जब उसके जवाब में किसानों ने इस पलटवार कहा कि आपने पहले ही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया था, लेकिन उसमें उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। आयोग की रिपोर्ट के बावजूद कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। तो किसान इस बात से तो नाराज थे। भाई जब बिंदुलाल भट्टाचार्य ने ये किसानों के आंदोलन को सही पाया और करों को भी सही पाया और कम करने की महाराणा के पास गए, तो महाराणा ने बात मानी नहीं। जब महाराणा ने बात नहीं मानी, तो राजपूताना मध्य भारत सभा ने इस पर हस्तक्षेप किया और उन्होंने क्या करा, भवानी दयाल के नेतृत्व में किसानों की बातों को रखने की कोशिश करी। जब यह बात महाराणा को पता पड़ी, तो महाराणा ने कहा कि ये तो बाहरी एजेंसी आ जाएगी, तो सही हमारी पोल पट्टी खोल देगी, इससे बढ़िया हम ही कुछ अपनी एजेंसी लगा लें, कुछ बहाना वाना करके अपनी बात कर दें। तो फिर वो दबाव में आए। फिर वो किसानों ने कहा कि आपकी तो जो जांच बैठी थी उसमें आप कुछ किया ही नहीं आपने। तो उन्होंने कहा राजा ने, आपकी बार चिंता मत करो, अब की बार मैं नई सभा बनाता हूं, नया आयोग बनाता हूं। तब इसके दबाव में नया आयोग बनता है। इस दबाव और असंतोष के चलते मेवाड़ के राजा ने एक दूसरा जांच आयोग गठित किया। इसमें बदला के सामंत राज सिंह, तख्त सिंह में था और रमाकांत मालवीय, जो मेवाड़ राज्य में सुप्रीम कोर्ट का नाम, जो महा इंद्रजाल सभा, जो एक प्रकार की सुरक्षित
स्वैच्छिक न्यायिक संस्था थी और इसके प्रमुख सदस्य थे। कुछ नहीं, रमाकांत मालवीय ये थे कि मेवाड़ राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी और उस सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था, महाइंद्राज सभा। तो महाइंद्राज सभा के मुख्य प्रमुख सदस्य थे, न्यायाधीश थे वो। ये एक प्रकार की क्या थी, सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। जब मेवाड़ के महाराणा को यह एहसास हुआ कि विजय सिंह पथिक ने उनके दबाव में आकर आयोग बनवा लिया और किसानों की शिकायतों राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगी हैं, तो उन्होंने पथिक को एक खतरा समझा और उन्होंने आदेश दिया कि पथिक को गिरफ्तार किया जाए। भाई मेवाड़ के राणा को पता एहसास हुआ कि भाई पथिक तो बड़ा खतरनाक आदमी है जी। बुलंदशहर ऐसी नाम ना पड़ा है, बुलंदशहर बुलंदों का शहर है भाई। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, इसने किसानों की बातों तो राष्ट्रीय तक पहुंचा दी, स्तर तक। और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है, उन्होंने इस बात की समर्थन करी है और उनके दबाव में आकर 2 बार आयोग बना दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले इस विजय सिंह पथिक को पकड़ो। तो विजय सिंह पथिक को सबसे गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी कर दिए। जब विजय सिंह पथिक जी गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए, मतलब अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने उमाजी खेड़ा गांव को अपना नया ठिकाना बनाया, जहां माणिक्यलाल वर्मा जी ने पहले से ही एक स्कूल खोल रखा था, जो किसानों और आम जन को जागरूक करने का केंद्र बन चुका था। कुछ नहीं, विजय सिंह पथिक को जब ये बात पता पड़ी कि मेवाड़ के महाराणा जी मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे चुके हैं, तो उन्होंने क्या समझा, उन्होंने टकराव नहीं लिया कि हाँ मैं लड़ूंगा। उन्होंने अंडरग्राउंड सोचा कि अंडरग्राउंड करेंगे, हम राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंचाएंगे। जब तक उन्होंने कोशिश तो खूब करी, और उन्होंने क्या करा, उमाजी खेड़ा एक गांव पड़ता था, वहां अपना ठिकाना बनाया, जहां माणिक्यलाल वर्मा जी ने अपना पहले ही एक स्कूल खोल रखा था, और वहीं किसानों को मुख्य केंद्र बनाया। किसानों और आम जनों को जागरूक करने का केंद्र बन चुका था। जब मेवाड़ राज्य द्वारा 2 आयोग गठित होने के बावजूद किसानों की शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए, तब ब्रिटिश सरकार ने 1922 में अंग्रेज सरकार जांच समिति का गठित किया। जब राजा ने 2 बार आयोग बना लिया, उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और किसानों की शिकायत नहीं सुनी गई, तो जब विजय सिंह पथिक बेगू किसान आंदोलन के दौरान 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक बेगू किसान आंदोलन को समर्थन देने गए थे 10 दिसंबर 1923 को, और वहीं से विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार हो गए 10 दिसंबर 1923 को, तो भाई अब आंदोलन की बागडोर कौन संभाले, नेतृत्व कौन करे? तो जब आए कौन, माणिक्यलाल वर्मा जी। और उन्होंने जब 2 बार राजाओं ने अपनी क्या बना ली, क्या आयोग बना लिया, इसमें लिखा भी है, जब मेवाड़ राज्य द्वारा 2 आयोग गठित होने के बावजूद किसानों की शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए, तब ब्रिटिश सरकार ने 1922 में अंग्रेज सरकार जांच समिति का गठन करा। 1922 में यही वही जांच समिति है। इसमें दोनों पक्षों को भागीदारी ली। इसमें ब्रिटिश शासन की तरफ से थे राजस्थान के एजीजी, जिसको बोलते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जो कौन थे, विल्किस। मेवाड़ के सचिव थे जो जिनको बोलते थे आगलीव, क्या, आगलीव। और
मेवाड़ के ही दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी और हकीम थे बिहारी लाल। और इसमें किसानों की तरफ से थे मोतीलाल जो किसान पंचायत के सरपंच थे। नारायण जी पटेल, नारायण जी पटेल वह व्यक्ति थे जिसने बेगार प्रथा के विरोध नेता थे। इनको कई बार गिरफ्तार भी कर लिया। एक बार तो इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको छोड़ा ही नहीं। फिर किसानों ने जेल के बाहर ही धरना प्रदर्शन करा, नारे लगाए कि हमारे किसान को छोड़ो, पटेल जी को छोड़ो, नारायण जी पटेल को छोड़ो। तब कहीं जेल के अधिकारी ने या जेलर ने नारायण जी पटेल को छोड़ा। तो नारायण जी पटेल बहुत मुख्य प्रमुख नेता हैं राजस्थान के या बेगार प्रथा के। तो किसानों की तरफ से दो मैन थे, मोतीलाल जो किसान पंचायत के सरपंच थे और नारायण जी पटेल जो बेगार प्रथा के विरोधी नेता थे, और राम नारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख नेता थे या सचिव मान लो, और माणिक्यलाल वर्मा जो आंदोलन के सामाजिक व राजनीतिक स्तंभ थे। क्योंकि वर्मा जी तो साथ होंगे ही होंगे, क्योंकि इस समय प्रतीक जी गिरफ्तार हो गए। प्रतीक जी गिरफ्तार हो गए। अब करें तो करें क्या। फिर अंग्रेजों द्वारा ये गठित, जब अंग्रेज द्वारा गठित जांच समिति में दोनों पक्षों राज्य प्रतिनिधि और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई, तब यह तय किया गया, मतलब अंग्रेजों ने जो एक प्रकार से जांच समिति बनाई थी उसमें यह बात हुई दोनों नेताओं के बीच में कि 84 में से 35 करों को समाप्त कर दिया जाएगा और भूमि का व्यवस्था को द्वारा लागू किया जाएगा और कर निर्धारण को एक न्याय संगत प्रक्रिया से किया जाएगा। और इससे किसानों में उत्साह और जीत की भावना जागी और उन्हें लगा कि वर्षों की लड़ाई अब रंग लाई है। लेकिन इस उम्मीद पर पानी तब फिर गया जब बिचौलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू करने से इनकार कर दिया। जब अंग्रेजों ने बोला कि हाँ जायज आयोग में भाई बात सम्मति हुई कि हाँ भाई 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए जाएंगे और जो भूमि की आपकी व्यवस्था बांटने की, भूमि करने की, वो दोबारा चालू की जाएगी और कर निर्धारण भी दोबारा से होंगे, तो लोगों में उत्साह आया, जनता में, किसानों में उत्साह आया। तो किसान जब उत्साह में जोर जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, और सामंत के मुर्दाबाद, सामंत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो सामंत भी वहीं खड़ा था। सामंत ने बोला कि भाई हाँ भाई कैसे आप लोगों में कैसे खुशी। तो किसान बोले अरे तेरे को कितने 84 कर चाहिए थे ना, अब तो 35 कर समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये बात सामंत को बुरी लगी। सामंत ने कहा कि ये किसने करा है। उन्होंने कहा अंग्रेज सरकार ने और मेवाड़ के राजा ने। अच्छा, मेवाड़ राजा कौन होता है? जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है और मैं जमीन पर आपको बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। आपको मेरी जमीन पर यदि फसल उगानी है तो 84 के 84 टैक्स देने ही पड़ेंगे। इसलिए बिचौलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू नहीं करने से इनकार कर दिया। मतलब बिचौलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू करने से इनकार कर दिया, लागू करा ही नहीं। अब तृतीय चरण, जब जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार ने, उन्होंने बोला कि भूमि वितरण की जाएगी सही तरीके से और कर भी सही तरीके से दोबारा से लागू किए जाएंगे, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने ट्रेंच अधिकारी को भूमि कर के लिए भेजा था, जिसको ट्रेंच सेटलमेंट कहते हैं। और ट्रेंच अधिकारी ऐसा था कि वो तो अंग्रेज आदमी, वो तो बामण आदमी।
अब वो ऐसा आदमी आया भूरे भूख, उसे कुछ पता नहीं देसी बातों में, देसी राजा मतलब किसानों के बारे में पता नहीं। उसने क्या करा, संचित भूमि पर तो कम कर लगा दिया और असंचित भूमि पर अधिक कर लगा दिया। करों का बंटवारा असमान और न्यायपूर्ण रहा। इससे किसानों में फिर से असंतोष और आंदोलन की भावना जागी। अब असंचित भूमि पर अधिक कर होने के कारण, अब देखो असंचित मतलब उस पर कोई सिंचाई नहीं कर सकते, उस पर पानी नहीं लगा सकते। यदि किसी फसल में पानी नहीं लगा सकते तो फसल होगी नहीं। जब फसल नहीं होगी तो फिर किस बात की जमीन और किस बात का टैक्स दे हम। तो किसान सोच ही रहे थे कि भाई ऐसा करें कि सामंत को ये जमीन वापस दे दें, लेकिन उन्होंने सोचा भाई इस बात का निर्णय कौन लेगा। तो उन्होंने सोचा अरे विजय सिंह पथिक रिहा होने वाले, चिंता मत करो 1-2 साल में तो करते। तो फिर विजय सिंह पथिक 1927 को जेल से रिहा होने के बाद फुरसानिया गांव में रहने लगे, क्योंकि उन्हें बिजोलिया क्षेत्र में प्रवेश से निष्कासित कर दिया था। फुरसानिया गांव में रहने लगे क्योंकि बिचौलिया क्षेत्र में प्रवेश से निष्कासित कर दिया था उन्हें। अब जब फुरसानिया गांव में रहने लगे तो फुरसानिया गांव में किसान आए उनसे मिलने। जब किसान उनसे मिलने आए, उन्होंने योजना बनाई। जब किसान मिलने आए तो किसानों को अपनी बात समझाई कि ऐसा बात है। एक ट्रंच अधिकारी आया और उसने सिंचाई भूमि पर तो ज्यादा टैक्स लगा दिया, सिंचाई पर कम, सिंचाई भूमि पर कम टैक्स लगाया। तो उन्होंने योजना बनाई कि ऐसा करो, आप असंचित जमीन को सामंत को वापस दे दो। क्या असंचित जमीन को सामंत को वापस कर दो। किसान बोले क्यों वापस कर दे। किसानों के मन में तो थी, लेकिन रीजन जानना चाहते थे। तो वो रीजन बोले कि जब आप जमीन से आने वाला टैक्स, जब आप जमीन ही सामंत को दे दोगे तो जमीन से आने वाला टैक्स कौन देगा। जब उसको टैक्स ही नहीं मिलेगा तो इस बात से वह नाखुश होकर आपसे ही बोलेगा कि आप ऐसा करो, टैक्स कम कर लो और आप ही कर लो, आपको ही बोल देगा। उनकी योजना तो यह थी कि ऐसा है कि असंचित जमीन को सामंत को वापस कर दोगे, तब वह जमीन से आने वाला टैक्स कम कर देगा, इसलिए सामंत अपनी बात सुनेगा और टैक्स कम कर देगा। लेकिन सामंत तो बहुत तेज निकला। उन्होंने सोचा, विजय सिंह पथिक ने, कि असंचित जमीन को सामंत को वापस कर दोगे। जब सामंत को वापस कर दोगे तो सामंत उस जमीन का करेगा क्या। सामंत को चाहिए पैसे देते किसान, तो किसानों को ही वो सामंत जमीन वापस देगा। जब वापस आपसे जमीन देगा तो आप एक कंडीशन रख देना, टर्म एंड कंडीशन, कि भैया आपको टैक्स कम करने पड़ेंगे। जब आप अपने टैक्स कम कर दोगे, जब सामंत टैक्स कम कर दे, तब आप करने लगना जमीन, खेती करने लगना जमीन पर। लेकिन सामंत तो बहुत तेज निकला। सामंत ने ना केवल जमीन वापस ले ली, बल्कि उसे महाजन किसानों को बेच दिया। ऐसा था कि किसान सामंत के पास गए, किसान सामंत के पास गए और बोले, हाँ भाई, क्या कह रहा था भाई, असंचित जमीन पर हम ज्यादा टैक्स लेगा, ले, हमें नहीं चाहिए तेरी जमीन। तो सामंत बोला, देख लो, एक बार बोल रहा हूं, फिर लास्ट बार बोल रहा हूं, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, जिसको जमीन लेनी है अभी ले ले, नहीं तो मैं दूंगा नहीं। तो उसमें कम से कम 50% किसान ने अपनी जमीन ले ली। फिर दोबारा बोला सामंत, हाँ भाई देख लेना, मैं जमीन दूंगा नहीं। अब किसान करे क्या भाई, किसानों के पास जमीन, उनको बेचारों को जमीन के अलावा कुछ रोजगार था नहीं। जब किसानों के पास रोजगार
था नहीं, तो फिर और किसान भी बोले कि भाई लाओ सामंत जी, हम तो इसके कहने पे आए थे, फलाना ढिकाना, ऐसा ऐसा बोल के उनसे जमीन भी ले ली। बचे 3-4 किसान। फिर क्या करा कि जब महाजन जब वो बात ना माने तो उन्होंने वो जमीन वापस तो रख ली और वो महाजन किसानों को बेच दी। जब ये बात पथिक जी को पता चली तो पथिक जी ने वो किसानों की जमीन जो महाजन को दी थी वो महाजन किसानों से ले ली, लेकिन सामंत ने वह जमीन जब्त कर ली। किसानों की जमीनों को जब्त कर ली गई, जिससे आंदोलन की दिशा और उद्देश्य पर सवाल उठने लगे। पथिक जी और अन्य नेताएं जैसे माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज के बीच मतभेद उभरने लगे और इन मतभेदों के कारण आंदोलन की एकता कमजोर हुई और रणनीति की दिशा भटकने लगी। तब विजय सिंह पथिक ने यह फैसला लिया कि 1927 विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन से अलग होने का निर्णय लिया और किसानों और वर्मा जी, जाहिर सी बात है जब विजय सिंह पथिक अलग हो गए तो किसानों का नेतृत्व करे कौन, किसानों की बात पहुंचाए कौन, तो वर्मा जी बचे। तो किसान और वर्मा जी ने महात्मा गांधी से संपर्क किया और गांधी जी के कहने पर अपने निकट सहयोगी जमनालाल बजाज को बिचौलिया भेजा और बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को भेजा। हरिभाऊ उपाध्याय को भेजा कहां, बिचौलिया में। और बजाज जो थे सेठ आदमी, वो तो एसी में रहने वाले, वो कब तक कहां तक सहलेंगे। वो उन्होंने देखा कि भाई ये मेरी बस की बात नहीं है, तो हरिभाऊ उपाध्याय को भेजा। हरिभाऊ उपाध्याय से यह आंदोलन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर उपाध्याय जी ने गांधी जी के पास गए और गांधी जी को कहा कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है। गांधी जी ने फिर मदन मोहन मालवीय से कहा और मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा और जब सुखदेव प्रसाद बजाज के नेतृत्व में किसानों से मिलने के लिए तैयार हो गया, जो कहां, सुखदेव प्रसाद कौन था, मेवाड़ का पीएम, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वर्मा जी भी गए थे, माणिक्यलाल वर्मा जी भी गए पीएम से मिलने, लेकिन वर्मा जी को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। गिरफ्तार कर लिया उन्हें भी। अब करे तो करेगा, वर्मा जी भी गिरफ्तार हो गए, अब किसान कैसे करे। तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने 1938 में जेल से छूटने के बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। उनका उद्देश्य यह था कि जनता को शासन में भागीदारी और अधिकार दिलाना। माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि जनता को शासन में भागीदारी और अधिकार दिलाना। और यह बात किसानों को पता पड़ी और किसानों के साथ सामंत को भी पता पड़ी। किसान कहने लगे मैं तो अब तक किसानों को ही झेल रहा था, अब ये प्रजामंडल नाम की चीज लिया है, अब ये कह रहा है कि राजा अपनी सत्ता जनता को सौंप दे। फिर 19 नवंबर 1938 को इस दिन किसान ने सामंत को लिखित रूप से आश्वासन दिया कि वह अब आंदोलन नहीं करेंगे और प्रजामंडल में भी भाग नहीं लेंगे। 1941 में किसानों की शिकायतों को लेकर जब वह मेवाड़ रियासत में नए प्रधानमंत्री वी राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के पास पहुंचे, अब जाहिर सी बात उन्होंने लिखित में आश्वासन भी दे दिया सामंत को कि हाँ भाई, हम सामंत जी हमसे हुई माफी, गलती कर दो, अब हम आंदोलन
नहीं करेंगे और प्रजामंडल में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हमें जमीन तो वापस दे दो। उन्होंने बात नहीं सुनी। फिर 1941 में ऐसा हुआ कि मेवाड़ रियासत में नए प्रधानमंत्री बने वी राघवाचार्य और राजस्व मंत्री बने मोहन सिंह मेहता। तो किसानों ने सोचा एक बार फाइनल इनके पास जाके देखते हैं अंत में। तो किसानों ने अपनी शिकायत लेकर मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री वी राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के पास पहुंचे और किसानों ने बताया कि उनकी सामान्य असंचित जमीनें जब्त कर ली गई हैं और कर अत्यधिक है। अंत 1941 में रियासत और सामंतों के बीच में समझौता हुआ और जब्त की गई जमीनें किसानों को वापस दी गईं और करों में कमी की गई। कर प्रणाली को सरल बनाया गया। अब जितने भी कर थे उनको दोबारा कमी की गई। कमी करके उनमें देखा गया कर प्रणाली में उनको सरल बनाने की कोशिश करी। तो मोटा मोटा बिचौलिया किसान आंदोलन कम से कम 44 वर्ष तक चला ये। और बिचौलिया किसान आंदोलन का महत्व क्या हुआ आप देखो। बिचौलिया किसान आंदोलन प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। क्या था? प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। किसानों ने बेगार कर और शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन जो 44 साल तक चला। यह आंदोलन लगभग 44 साल तक चला। इसकी शुरुआत 1897 से लेकर 1941 तक पूरी तरह अहिंसक रहा और गांधीवादी मूल्यों पर से प्रेरित था। तीसरा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, मतलब किसानों ने बाहरी चंदा लेने से इनकार किया और चंदा बाहर से नहीं लिया। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, स्वाभिमान बनाया। इसका मतलब यह हुआ आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वाभिमान का प्रतीक बना। प्रेरणा स्रोत इसमें बेगू और बूंदी। जब बिचौलिया किसान आंदोलन ने अपने करों को कुछ हद तक माफ कर लिया और जमीनें वापस ले ली, जिसमें किसानों की जीत हुई, तो बेगू और बूंदी के किसानों में यह बात पहुंची तो वो भी सोचने लगे कि वो भी प्रेरित हुए, इस बात से मोटिवेट हुए। और बिचौलिया आंदोलन ने राजस्थान के अन्य क्षेत्रों जैसे बेगू और बूंदी में भी किसान आंदोलन को प्रेरित किया। सबसे बड़ी बात इसमें राजनीतिक जागरूकता आई। इस आंदोलन में पुरुष तो पुरुष, किसान तो थे ही थे, किसान के साथ महिला और बच्चे भी में अपने अधिकारों के प्रति चेतना और राजनीतिक समझ विकसित की। सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ाव। विजय सिंह पथिक जैसे नेताओं ने इसे स्वतंत्र संग्राम से जोड़ा और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। तो बच्चों, ये आपको बिचौलिया किसान आंदोलन समझ में आई होगी, आई होप। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, राम राम। ठीक है बच्चों।